हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आ रही है, क्या आपको टेंशन बढ़ती जा रही है? नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है? तो क्या करें? क्या करें? क्या फेलियर ही ऑप्शन बची है? नहीं, अब भी आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो। किस तरह से? वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। उस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, मेरे साथ एंड तक बने रहना है। स्किप नहीं करना, वीडियो को म्यूट नहीं करना, अच्छे से मुझे सुनना है, समझना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन लास्ट के 10 डेज में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं 20 मार्क्स के, 16 क्वेश्चंस पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के और 4 क्वेश्चंस एनालिसिस के। इन 20 मार्क्स में से हम कैसे स्कोर करें 5 to 6 मार्क्स? बिल्कुल आप 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अरे, मैंने तो पढ़ाई की नहीं, मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, तो मैं 5 से 6 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता हूँ? आप कर सकते हो। अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर चेक किया है तो उसमें चेक करो कि इनका आंसर्स का पैटर्न क्या है। आपके पास एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है, A B C D। तो आपको वहां पर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन को मार्क नहीं करना, मतलब ए या डी ऑप्शन को मार्क नहीं करना। आपको बी या सी में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। या तो बी को सेलेक्ट कर लो या सी। अगर आपको बी पसंद आ रहा है तो 20 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, कोई बात नहीं। 20 के 20 क्वेश्चंस के लिए आप बी मार्क करके आओ, ऑप्शन बी लिख कर आओ, लेकिन शर्त यह है कि बी के साथ आपको उसका आंसर जरूर लिखना है। अगर उस क्वेश्चन में बी ऑप्शन में आंसर 20,000 है तो 20,000 लिखोगे। किसी और क्वेश्चन में बी ऑप्शन में आंसर अगर 60,000 है तो 60,000 लिख कर आओगे। अगर आप बी मार्क कर रहे हो तो 20 के 20 क्वेश्चंस में बी मार्क करना। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा और जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि बी या सी ऑप्शन में ही आपका करेक्ट आंसर होता है। 5 to 6 आंसर्स आपके बी से रिलेटेड है, बी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपने सभी क्वेश्चंस में बी को मार्क कर दिया तो 5 या 6 नंबर तो आपके यहाँ पर पक्के हो गए। हो गए ना पक्के? इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद हमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर के, 12 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है एडमिशन या रिटायरमेंट, दोनों में से कोई एक तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम तरह की एडजस्टमेंट्स और ट्रांजेक्शन है। एडमिशन के टाइम पर नया पार्टनर आ रहा है तो आपको सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से करना है, रिटायरमेंट के टाइम पर गेनिंग रेशियो के हिसाब से करना है। इतना तो हमने पूरे साल में पढ़ाई की है, इतना तो हम कर ही लेंगे। बस इसको बूस्ट और करना है। करना क्या है? मैं अगर एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, 6 नंबर का पूरा तो मुझे नहीं आता, तो क्या मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट करूंगा तब भी स्कोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई स्टेप वाइज मार्किंग करती है। अगर आपने जितना क्वेश्चन करेक्ट किया है उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर दी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की वर्किंग नोट बना दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद एडमिशन के टाइम पर तो आप इसकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशो से करोगे, रिटायरमेंट के टाइम पर गेनिंग रेशो से करोगे। इसके बाद आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दोनों ही केसेस में आपको ओल्ड रेशियो में बांट करके इन्हें खत्म करना होता है। तो रिजर्व्स जैसे कि जनरल रिजर्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या परचेज्ड गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। अगर प्रॉफिट है, इनकम है, रिजर्व है, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे, और अगर लॉसेज है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होकर के आपको ट्रांसफर करके खत्म करने हैं। तो इतनी सिंपल सी बात है कि आपको सारे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट हमारे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? जो बैलेंस शीट में आपके पास एसेट या लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है, और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि ये वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई, बस आपको उसका डिफरेंस ही तो लिखना है। मान लेते हैं कोई एसेट है 1 लाख की, और आज की डेट में वो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इसकी 80,000 हो गई, तो क्या हुआ? 20,000 से डिक्रीज हुई। डिक्रीज होना किसी एसेट का आपके लिए नुकसान है या फायदा है? नुकसान है।
तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे लिखोगे। इसी तरह से एसेट का बढ़ना आपके लिए फायदा है, उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। रिवैल्यूएशन के अगर आपको वहां पर 4 एंट्रीज दी हैं, 4 में से अगर आपने 3 एंट्री भी करेक्ट कर दी, क्योंकि 4 में से 3 तो बहुत ही एवरेज एंट्रीज आती है, एक ही डिफिकल्ट आती है, वो भी हो सकता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाए। तो अगर आपने इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी जितना आता है उतना अटेम्प्ट कर लिया, अगर आप गलत भी लिखोगे तो मार्क्स तो नहीं कट रहे ना, तो इट्स बेटर कि आप उसको अटेम्प्ट करके आओ। अटेम्प्ट करो, कुछ तो लिखो, कुछ तो मार्क्स आएंगे, आधा ही नंबर आएगा, तो लिख कर आना इज बेटर देन नथिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आपने जितना ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या हम इसके बेस पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते? क्या हमें नहीं पता कि बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस लिए हैं, अगर क्रेडिट है तो मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिखना है। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो 2 अकाउंट बनाने हैं, एक आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है और दूसरा आपको कौन सा बनाना है? करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में तो आपको एक ही बनाना है। तो जो भी आपने एडजस्टमेंट्स की, जो भी उसमें पार्टनर डेबिट या क्रेडिट हुआ, क्या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो हम अपने मार्क्स को क्यों नहीं स्कोर कर सकते? डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आपको दिया जाता है कि आप नए पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट के बाद नई फर्म की बैलेंस शीट बनाओ। अब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहोगे यही तो मुझसे नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, कोई बात नहीं। आपने जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट या लाइबिलिटी उसकी वजह से अपडेट हुई है, आप उनके बैलेंसेस ही लिख दो। बैलेंस शीट में जो एसेट्स अपडेट हो गई है उनके बैलेंसेस लिखो, और जो एसेट एज इट इज है उनके बैलेंसेस लिख दो। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड पर जितना लिखा है उसके मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, जितना लिखा है और जितना फॉर्मेट बनाया है उसका आपको स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट में आपको जहां पर भी फॉर्मूलाज बनते हैं वहां फॉर्मूले जरूर लिखने हैं, जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशियो है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जरूर से लिखना है। इसके बाद वर्किंग नोट्स अगर आपने बनाए तो मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। इस तरह से इतना करने पर थोड़ा थोड़ा करने पर भी हम 2 से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ जो ऑप्शन में आपके पास आता है वो पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड। अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल में आपने बेसिक एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना सीख लिया तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो में मैं बाद में बताऊंगी उससे रिलेटेड आपको क्या क्या करना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली डिसोल्यूशन का केस होगा। डिसोल्यूशन में आपको क्या सीखना है? डिसोल्यूशन में अगर आप जर्नल एंट्रीज बनाना सीख जाते हो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने यहां पर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी तरह से जो भी बैलेंस शीट में आपके रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व है और या आपका IFR है या कंटिजेंसी रिजर्व है, उनको आपको ओल्ड रेशियो में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या कर रहे हैं हम? फर्म को क्लोज कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करना है आपको। नेक्स्ट आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट डरो मत, बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पर जितनी भी एसेट लिखी हैं, कैश या बैंक का बैलेंस छोड़ करके और पार्टनर्स के कैपिटल या लोन से रिलेटेड बैलेंसेस को छोड़ करके एसेट साइड के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दो। और आपको क्या करना है, जो भी लाइबिलिटीज है आपकी बैलेंस शीट में उसमें आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर से कोई लोन लिया है बाहर किसी पार्टी से, पार्टनर्स को छोड़ करके, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस को छोड़ करके जो भी आपकी लाइबिलिटीज है उसको आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। इतना भी लिख दोगे तो आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे? 2 to 3 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। इतना करोगे तो इतना मार्क आप पक्का 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 स्कोर कर लोगे, क्योंकि हमने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिक आपने करा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी आपने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ओपनिंग बैलेंस उसको लिख दिया, तो आप स्कोर कर सकते हो। इसके बाद डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज
जैसा कि मैंने कहा बेसिक जर्नल एंट्रीज ही आप कर लो कि रियलाइजेशन में अगर एसेट को ट्रांसफर किया तो आप किस साइड पर लिख रहे हो, डेबिट साइड पे लिख रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और सभी एसेट्स क्रेडिट हो रही हैं। और इसी तरह से लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और लाइबिलिटीज डेबिट होंगी। तो बहुत सिंपल है, इजीली आप कवर कर सकते हो, एक एक दिन में आप इन सभी चीजों को लर्न कर सकते हो इजीली। मैंने इन्हीं सभी टॉपिक्स के लिए आपके लिए वन शॉट बनाया हुआ है, रिवीजन वीडियोस डाली हुई है, एक एक टॉपिक को आप किस तरह से पूरा अंडरस्टैंड करोगे सभी कुछ बनाया हुआ है। जरूरत क्या है, चैनल को विजिट करने की, वहां पर उसको चेक करने की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जरूर से शेयर कर दूंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चंस और आएंगे जो कि आपके होंगे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड। कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन में भी आप स्कोर कर सकते हो, बिना कुछ समझे भी हम कर सकते हैं। फॉर फ्यूचर जो आपको बहुत डराता है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, उस एंट्री को छोड़ दो। अगर आपके पास जर्नल एंट्री आ जाए बनाने के लिए तो क्या आप फर्स्ट एंट्री कर सकते हो, जहां पर कंपनी ने जितनी एप्लीकेशन रिसीव की और जो पैसा एप्लीकेशन पर डिमांड किया बस उसको मल्टीप्लाई करके ही तो आपको शो करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बन गई एंट्री, पहली एंट्री बन गई और आपका आधा मार्क पक्का हो गया। नेक्स्ट, जो भी आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस पर ड्यू की एंट्री जो बनती है, मतलब उस टाइम पर कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए, वो ड्यू की एंट्री तो हम इजीली बना सकते हैं। जितने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं उस पर कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रही है उससे मल्टीप्लाई करके ही तो आपको बनानी है। तो क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम के साथ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप क्रेडिट करते हो। तो ये 4-5 एंट्रीज जो सिंपलेस्ट है, अगर आपने इनको भी कर दिया तो 1 से 2 नंबर आप स्कोर कर सकते हो सिर्फ जर्नल एंट्रीज में। अगर इसके साथ आपके पास बैलेंस शीट आ जाती है तो बैलेंस शीट में आप क्या क्या दिखाते हो, शेयर कैपिटल है मेनली आपका, तो शेयर कैपिटल आपको दिखानी है। शेयर कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं, अगर बैलेंस शीट का मेन पेज देखा जाए तो उसमें आप सबसे ऊपर लिखते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें आपका मेजर हेड आता है क्या, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के नीचे सिर्फ शेयर कैपिटल लिखना है। फिगर नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ फॉर्मेट बना के छोड़ देना है, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया, ऊपर कंपनी का नाम, कौन से साल की बैलेंस शीट है, और उसके बाद नीचे लिखा आपने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल, दैट्स इट, आपका मार्क पक्का है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट नेक्स्ट पेज पे आपको 3 कैटेगरीज में शेयर कैपिटल दिखानी होती है। फर्स्ट ऑथोराइज्ड, इसके बाद इशूड, और नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल। नहीं आता सब्सक्राइब, भूल जाओ, ऑथोराइज्ड तो हम लिख सकते हैं। ऑथोराइज्ड में क्या दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया है रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज दिस, तो उतना ही तो आपको वहां से कॉपी करके लिखना है, तो उतना तो हम लिख ही सकते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, शेयर्स इतने, फेस वैल्यू इतनी, इतनी हो गई। इसमें से शेयर्स ऑफर कितने किए पब्लिक को, इनवाइट कितने शेयर्स के लिए किया, वो आपके इश्यूड हो गए। बस वहां से नंबर लिया और जितने शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू करके आपको शो करना है। अगर ये 2-3 चीज आपने दिखा दी तो भी आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। और लास्ट, अगर यही क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया 6 नंबर में, तो उसमें से भी 6 में से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जिसको आप इजीली आंसर कर सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, स्टार्टिंग की एंट्रीज की प्रैक्टिस कर ली, तो आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हो। कितने मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर जो आपको टफ लगता है वो भी आपको स्कोर करा सकता है। इसके बाद आपका चैप्टर आ गया डिबेंचर्स का। डिबेंचर से 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके लिए बैलेंस शीट एक अच्छी ऑप्शन है। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। शेयर से रिलेटेड जो बैलेंस शीट है उससे भी सिंपल है। यहाँ पर तो सिर्फ आपको नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शो करना है, और अगर कोलेट्रल लाइबिलिटी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी है,
तो उसको शो करना है। बहुत सिंपल है, एक दो क्वेश्चन करके ही आप उसे इजीली समझ सकते हो, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, इस टाइम पर भी आप उसको कवर कर सकते हो। और दूसरा, आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करना है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में 3 और 4 केसेस है, 3 और 4 केसेस है, और उससे रिलेटेड 3 या 4 एंट्रीज आपको बनानी है। बहुत सिंपल एंट्रीज है, जिसे आपने एक बार किया, अगर डिबेंचर 100 रुपए का है, 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो कंपनी के लिए नुकसान है। तो हम उसे क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। खर्चा है, नुकसान है, तो डेबिट करोगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, जिसे आज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ही दिन में ये टॉपिक्स कवर करके स्कोर कर सकते हो। तो मैं अपना स्कोर कैसे बूस्ट करूं, जो टेंशन थी वो आई होप धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आपको एक राह मिलती जा रही है कि हाँ, मैं अब भी कुछ कर सकती हूँ, अब भी कुछ कर सकता हूँ। फेलियर इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। अब इसके बाद और क्या बचा है? बहुत कुछ बचा है। अब देखो, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका AS3 के अकॉर्डिंग एक नया फॉर्मेट, रिवाइज्ड फॉर्मेट दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपने फॉर्मेट के बेस पर ही उसको लिख दिया कि ये स्टार्टिंग में मुझे ये लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आपने ऊपर ये लिख दिया। फिगर नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने लिखा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसमें आप 3 या 4 चीजें तो आप इजीली लिख सकते हो। अगर आपको वहां क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो वो आप लिख सकते हो। अगर आप के पास इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट है, कॉपीराइट है, जो लास्ट ईयर से इस करंट ईयर में डिक्रीज हो गई, तो वो राइट ऑफ हुई है, वो नॉन कैश का खर्चा है, तो वो आपको क्या करना है? वापस से प्लस करना है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? सरप्लस आपको कहां से मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। तो वहां से आप उसको पिक कर सकते हो, वहां से आप लिख सकते हो। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे सिंपलेस्ट पार्ट कौन सा है? जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, जहां पर आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में चेंजेस का आप इंपैक्ट शो करते हो। अगर करंट एसेट, मान लेते हैं इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, आप सोचो अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, एसेट अगर आप परचेज करोगे तो क्या होगा? पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा, तो लेस करोगे। अगर एसेट, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, तो आपका वो आउटफ्लो है, आपको लेस करना है। इसी तरह से करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने एसेट को बेच दिया, और बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, इनफ्लो होगा, तो उसको आपको ऐड करना है। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने लोन लिया, तो लोन लोगे तो फंड्स का इनफ्लो होगा, आपको ऐड करना है। लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? आपने पेमेंट की और आउटफ्लो हो रहा है, तो आपको लेस करना है। अगर ये 4 चीज आपने दिमाग में बिठा ली और उसको ही आपने शो कर दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 1 नंबर तो मिलेगा आपको। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या कवर करते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ द एसेट। तो अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी दी है और वो इंक्रीज हो रही है, वैल्यू डायरेक्ट इंक्रीज हो रही है, तो आप उसका बैलेंस, डिफरेंस शो करोगे कि हमने परचेज किए। अगर सेल की फिगर दी है कि हमने एसेट को इतने रुपए में बेचा, आपको ना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना लॉस कैलकुलेट करना है, सिंपली सेल प्रोसीड्स आपको लिखनी है इन्वेस्टिंग में कि हमने इतना पैसा रिसीव किया इस एसेट को बेचने पर, वो इनफ्लो है। तो बहुत सिंपल है। अगर इन्वेस्टमेंट्स है वो इंक्रीज हो रही है, इट मींस वो परचेज की है, तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा, तो आपको माइनस करना है। तो इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, बहुत जल्दी 2 या 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इसको इजीली समझ सकते हो, आज भी इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज ये भी एक इजी पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल देखनी है कि इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फर्दर शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू किए तो इनफ्लो होगा, मेरे पास फंड्स आएंगे। दूसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मैंने फंड्स और अरेंज कहां से किए? डिबेंचर्स को इशू करके या कोई लोन लेकर के। अगर वही लोन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने रीपेमेंट कर दी, आउटफ्लो हुआ, माइनस कर दोगे। उससे रिलेटेड आपको क्या करना है? प्रोपोज डिविडेंड। अगर प्रोपोज डिविडेंड है, वो कौन सा लोगे? प्रीवियस ईयर का। वो आपको पेमेंट दिखा देनी है कि हमने ये पे किया, लेस कर दो, आउटफ्लो दिखा दो।
एक चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप एक और दिखा सकते हो, जो आपको टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो भी आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे लिख दिया, बस लेस टैक्स पेड, इतना, जितनी चीजें आपको पता है, जितनी चीजें आप फॉर्मेट में फिल कर दोगे, सभी के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, सभी के मार्क्स आपको कलेक्टिवली मिला करके दिए जाएंगे। फाइनेंस एक्टिविटीज में इस तरह से आप जो जो चीजें हैं, हमने फंड्स कहाँ से अरेंज किया, किसको पे करा, वो आपको शो करना है। तो ये दो एक्टिविटीज आप इजीली कवर कर सकते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो इजी पार्ट है वो भी मैंने आपको बताया, वो आप कवर कर सकते हो। इस तरह से हम कवर करके 3 मार्क्स तक इजीली स्कोर कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है वो इजीली आपको इतना स्कोर तो करा ही सकता है। इसके बाद लास्ट आपका क्या रह गया है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपका। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट, जो आपका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो बुक है, 3rd बुक, उसमें से आपको ये दो चैप्टर में से एक ऑप्शन आएगी, एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो। आज भी आप सिर्फ 2-3 घंटे में इसको प्रैक्टिस करके इजीली कवर कर सकते हो कि कंपैरेटिव में आपने 2 सालों का कंपैरिजन करना है, 2 सालों में क्या डिफरेंस आए उसका परसेंटेज निकालना है, कॉमन साइज में उसी साल की फिगर्स का आपस में कंपैरिजन करना है। प्रॉब्लम आपको यहाँ पर जो फेस होती है वो ये कि मुझे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये डिफिकल्ट है समझना? अब तो हम 2 घंटे लगा करके बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसका फॉर्मेट समझ सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्मेट को समझ लिया तो ये फॉर्मेट आपको 3 चैप्टर्स में हेल्पफुल रहेगा। एक तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका पक्का 100% शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा, पक्के मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें डिफिकल्टी वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, 4-5 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। बात है सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में फॉर्मेट की। अगर आपने इस तरीके से फॉर्मेट बनाया और फिगर्स को फीड किया, जितना आता है उतना तो फीड करो, मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जब बस एक बारी समझ लो कि इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया तो इस चैप्टर में हेल्पफुल है। दूसरा आपका दूसरा चैप्टर आएगा, कौन सा, जहां पर आपको मेजर हेड सब हेड बताने होते हैं, उसमें आप इजीली उसको बता सकते हो। उसमें आप ये इजीली बता सकते हो कि बैलेंस शीट में हम इस अकाउंट को कहाँ शो करेंगे। तो ये अगर एक बारी आपने लर्न कर लिया, समझ लिया कि बैलेंस शीट में मेरी लाइबिलिटीज में मैं क्या कवर करता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड में कौन से अकाउंट आएंगे, करंट लाइबिलिटीज में क्या लिखना है, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है, इन्वेंट्री जो अभी तक हम स्टॉक कहते थे उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, वो सब चीजें क्या है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। उससे आप 3 to 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके बाद रेशियोज। रेशियोज में हम क्या करें? रेशियोज में बहुत सारी रेशियोज है, बहुत तरह की रेशियोज है, हर रेशियो का एक अलग फॉर्मूला है और हर एक फॉर्मूले में अलग कॉम्बिनेशंस है। तो उस केस में क्या करें? उस केस में मैं आपको एक सिंपल फंडा बता रही हूँ। रेशियोज में अगर देखा जाए तो सबके फॉर्मूलेस उनके नाम में ही छुपा हुआ है, उसका फॉर्मूला उसके नाम में छुपा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें करंट रेशियो, करंट रेशियो का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की, तो आपको सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द करंट रेशियो, तो आपको अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो आप सिर्फ फॉर्मूला तो लिख सकते हैं। हम जितना फॉर्मूला हमें पता है उतना तो लिखो, जितनी आप करंट एसेट की कैलकुलेशन कर सकते हो उसको तो कर सकते हो। या आपसे पूछा जाए डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला ही बता रहा है आपका डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसका मतलब इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड है। तो हम क्या करें, कैसे कैलकुलेशन करें, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो हम नाम लिखकर उसी से बना सकते हैं, उसी से लिख सकते हैं, तो उसको आप लिखोगे तो आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। और जितना वहां पर रेशियोज में लिखा है ना, जैसे कि डेट का आपको पता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है या लॉन्ग टर्म डेट है, तो आप जितना वहां पर लिखा है डिबेंचर्स,
डिबेंचर्स को लिखा हो, उसके बाद आप इक्विटी लिखा है, शेयर कैपिटल लिखा है, तो शेयर कैपिटल को आपने सिर्फ लिख ही दिया तो उससे हम 1 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में से जो वो इंफॉर्मेशन है ना उसी को ही एज इट इज लिख दोगे तो भी आप 1 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हो, राइट। इसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शन बची है? आपके पास ऑप्शन है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में से, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लेते हो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? जो प्रॉफिट का हिस्सा बच गया और वो अब हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरी के नाम पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, कमीशन के नाम पर, या जो उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। क्या हम ये सिंपल सी कैलकुलेशन एक दिन में नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। पूरा जो आपका बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दो, लेकिन उससे रिलेटेड जो इजी पार्ट है थोड़ा थोड़ा तो हम कर सकते हैं। अगर आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया और उसमें लिखा है कि हमने इस पार्टनर को सैलरी दी, क्या हम उतना नहीं लिख सकते कि टू सैलरी टू पार्टनर इतना अमाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली तो कैलकुलेट करना होता है, 10% का रेट दिया है, टोटल कैपिटल जितनी है उसके ऊपर कैलकुलेट कर दो। मेहनत आपको थोड़ी सी करनी होगी, कहाँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने के लिए। अगर उसने पूरे साल में कब कब ड्राइंग की है उस हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा तो हम मेहनत इस वक्त कर ही सकते हैं अपने स्कोर्स को बूस्ट करने के लिए, अपने स्कोर्स को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसकी एडजस्टमेंट सीख लो, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। IFR या WCR दोनों में से एक क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स पूछ ली जाती है 3 मार्क का क्वेश्चन में। तो अगर आपने ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अगर आज की डेट में ये कर लिए तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। गुडविल की कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है जिसमें आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी सीखनी है। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या हम एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना जानते? एवरेज क्या होता है? जब आपके पास 3 या 4 सालों की फिगर दी है उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स करना है, उससे आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, और जिससे आपको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना है तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हो गई। थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल के लिए मेहनत कर सकते हैं, हमारे पास 10 दिन है, 10 दिन में इतना इतना तो हम करके अपने स्कोर को बूस्ट कर ही लेंगे और पास तो हम पक्का हो ही जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, लास्ट में आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि पेपर आपको फुल अटेम्प्ट करना है, चाहे आता नहीं है लेकिन हम फिर भी फॉर्मेट बना के आएंगे। जो लिखा है जितनी फिगर्स हैं उसको कुछ ना कुछ वहां पर फिल करके आएंगे, फॉर्मूले लिख कर आएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, वर्किंग नोट्स जितने बना सकते हैं बनाएंगे। और लास्ट में अगर थ्योरी का पार्ट अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चेक करो, वहां पर थ्योरी में क्या पूछा गया है। अगर उन क्वेश्चंस को भी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ऑप्शन बढ़ जाती है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। तो ये सभी करके हम इजीली स्कोर कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं और स्माइल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि हम अच्छा स्कोर कर लें। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन रिलीज करने के लिए बनाई गई है। आप इससे ज्यादा स्कोर करोगे, ये तो मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे ज्यादा आपको डेफिनेटली स्कोर करना है। ये सिर्फ आपको बताया है कि आप इतना सा भी करके कितना पा सकते हो, और इससे और ज्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, जब आपका पैशन बढ़ जाएगा, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको अकाउंट्स इजी लगेगा, क्योंकि अकाउंट सबसे लास्ट में पेपर है, आप सारी टेंशन से मुक्त हो जाओगे, रिलीज हो चुके होगे, इकोनॉमिक्स BST सब पेपर खत्म, अब तो सिर्फ एक अकाउंट्स पढ़ना है। तो उस पर आप इजीली कंसंट्रेट कर पाओगे और आप इजीली उसमें वर्क कर पाओगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह की कुछ और स्ट्रेटेजीज के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।